दोस्तों आज मैं आपको दुनिया की इंपॉर्टेंट बफर जोन कंट्रीज के बारे में बताने वाला हूं, यानी कि बफर जोन देशों के बारे में बताने वाला हूं। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि एक बफर जोन होता क्या है। तो देखो, इसको सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि मान लो कि दो देश हैं, जो दो बहुत ही पावरफुल देश हैं, मतलब ताकत बहुत है इनके पास, एक तरीके के पावर ब्लॉक्स हैं। इनके बीच के क्षेत्र को ही बफर जोन कहा जाता है। इस बफर जोन का मुख्य काम यह होता है कि इन दोनों देशों को एक दूसरे से दूर रखना है, ताकि इनके बीच में सीधे कोई टकराव या युद्ध की गुंजाइश ना बचे। जब भी इनके बीच में युद्ध हो तो इस बफर जोन के भीतर भीतर ही हो, जिससे कि लोगों को नुकसान ना हो। तो इसका मतलब ये बफर जोन जो है वो दो बड़े शक्तिशाली पड़ोसियों के बीच में दीवार का काम करते हैं, और दोनों ही देश ये बात चाहते हैं कि ये दीवार बनी रहे, मतलब बफर जोन खत्म ना हो, बना रहे, जिससे कि सीधे टकराव ना हो। अगर कोई एक ताकतवर देश बफर जोन पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो दूसरा देश उसका कड़ा विरोध करता है, क्योंकि देखो, इस बफर जोन से सीमा तय होती है। अगर बीच में बफर जोन है तो ये सीमा एक देश की है, ये सीमा दूसरे देश की है। अगर पहला वाला देश जो ताकतवर है वो इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है वो अपनी सीमा बदल रहा है। कब्जा करने के लिए ये ताकतवर देश अक्सर वहां पर छोटे छोटे गांव बसा देता है, नकली गांव बसा देगा, सड़कें बना देगा। आपने अक्सर एक ये खबर सुनी होगी कि चाइना जो है वो गलवान या फिर अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में सड़क बनाने की कोशिश करता है, मतलब उससे थोड़ा सा आगे के इलाके में सड़क बनाने की कोशिश करता है। इससे होता क्या है कि वो बफर जोन की सीमा को तोड़ता है। इससे सीमा टूटती है तो भारत उसका विरोध करता है, और ये विरोध वहां चलता रहता है। अब देखो, इंडिया और चाइना के बीच में बफर जोन एक छोटी सी पट्टी भी हो सकती है, कुछ एक वर्ग किलोमीटर में फैली हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोल्ड वॉर जब चल रहा था तो उस दौरान देश के देश बफर जोन बन गए थे। अब आपके दिमाग में आएगा कि एक पूरा देश ही बफर जोन कैसे बन सकता है। ऐसा हुआ था कोल्ड वॉर के टाइम पे। इस टाइम पे सोवियत यूनियन ने पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और बुल्गारिया को अपने गुट में मिला लिया था। इससे हुआ ये कि पश्चिमी देशों और सोवियत यूनियन, इन दोनों के बीच में एक दूरी पैदा हो गई। एक तरीके से ये तीनों देश बन गए थे बफर जोन, कि अगर कोई लड़ाई होगी तो इन्हीं देशों के आसपास होगी, इन्हीं देशों के अंदर होगी। सोवियत यूनियन के अंदर कोई नहीं आ सकता और पश्चिमी देशों के अंदर कोई नहीं आ सकता। तो ये बन गया था बफर जोन। इसके अलावा यूरोप में दो और देश थे, एक था ऑस्ट्रिया और एक यूगोस्लाविया। ये भी बफर जोन का ही काम कर रहे थे। यूगोस्लाविया में आज की तारीख में 7 देश आते हैं, जिसमें स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, नॉर्थ मैसेडोनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो और कोसोवो जैसी कंट्रीज आती हैं। सातों को मिलाओगे तो उस टाइम पे यूगोस्लाविया बना था। तो ये पूरा हिस्सा जो है अपने आप में बफर जोन का काम कर रहा था। तो सोवियत यूनियन और पश्चिम के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई थी। फिर अगर आप एशिया की बात करोगे तो एशिया में भी बहुत से ऐसे देश थे जो बफर जोन बन गए थे, जैसे कि मंगोलिया। मंगोलिया बफर जोन बना था चाइना और सोवियत संघ के रूप में, यानी कि एक तरफ था चाइना, दूसरी तरफ था सोवियत संघ जो कि आज का रूस है। इनके बीच में टकराव बढ़ रहा था। कैसा टकराव? वैचारिक टकराव। वैसे तो दोनों ही कम्युनिज्म के सपोर्टर थे, लेकिन इनके बीच में भी टकराव था। अब उस टाइम पे सोवियत यूनियन साइबेरिया की तरफ जाना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ चाइना जो है वो इस इलाके में रहने वाली आबादी के साथ अपना संबंध स्थापित करना चाहता था, जातीय संबंध, इससे कि आने वाले टाइम में जमीन का फायदा हो सके। तो ये दोनों के दोनों पावर्स जो हैं वो मंगोलिया पर अपना नियंत्रण चाहते थे। यही कारण है कि मंगोलिया बफर जोन बन गया था। दोनों ही इस जगह पे नियंत्रण चाहते थे, यही कारण है कि इन दोनों में टकराव पैदा हो गया। तो मंगोलिया अपने आप में एक बहुत बड़ा बफर जोन कंट्री रहा है। दूसरी कंट्री जो बफर जोन बनी वो थी लाओस। लाओस शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर के दौरान दो बड़े ग्रुप से घिरा हुआ था। एक तरफ था कम्युनिस्ट पावर ब्लॉक, जिसमें नॉर्थ वियतनाम, चाइना और सोवियत संघ जैसे देश शामिल थे, जो कि पूरे क्षेत्र में कम्युनिज्म को फैलाना चाहते थे, साम्यवाद को फैलाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ पूंजीवादी और पश्चिमी देश थे, यानी कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी, जैसे कि यूएसए। इनका नेतृत्व यूएसए कर रहा था, थाईलैंड था और दक्षिणी वियतनाम था, और बीच में फंसा हुआ था लाओस। अब अमेरिका ये बात नहीं चाहता था कि ये जो कम्युनिस्ट ताकतें हैं इनका सीधा प्रभाव थाईलैंड की सीमाओं तक पहुंचे। यही कारण है कि उन्होंने बीच में लाओस को एक बफर जोन बना दिया। 1962 में जिनेवा में लाओस की तटस्थता यानी कि डिक्लेरेशन ऑन द न्यूट्रलिटी ऑफ लाओस, इस पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता भी हुआ था। इस समझौते का मकसद ये था कि लाओस को इन दोनों महाशक्तियों की लड़ाई से बाहर रखना है और एक न्यूट्रल बफर स्टेट बनाना है। इसका अर्थ यह है कि यहां पर कोई लड़ाई ना हो सके, दोनों महाशक्तियां एक दूसरे से दूर रहें और बीच में ये बफर जोन न्यूट्रल बना रहे।
हालांकि मैं आपको बता दूं कि जब वियतनाम वॉर हुआ तो इस दौरान इन दोनों ही गुटों ने लाओस की तटस्थता का उल्लंघन किया और यहां पर बहुत जोरदार संघर्ष चला इस बफर जोन के अंदर। इसलिए लाओस बहुत ही फेमस बफर जोन हो जाता है। इसके बाद अगला बफर जोन आता है अफगानिस्तान। अब इसके बारे में तो आप जानते ही हो कि 19वीं और 20वीं सदी के दौरान ब्रिटिश इंडिया और रूसी साम्राज्य के बीच में चल रहे वर्चस्व के खेल में अफगानिस्तान को जानबूझकर एक बफर राज्य बनाया गया। इससे हुआ यह कि ब्रिटिश इंडिया सेफ रहा, दूसरी तरफ रूस उस तक पहुंच नहीं पाया। इस बीच सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो अफगानिस्तान के लोगों ने झेला था, ताकि दो बड़े साम्राज्य एक दूसरे से सीधे ना टकराए। तो आप सोच सकते हो कि दो बड़े साम्राज्यों के चक्कर में यहां के लोगों ने कीमत चुकाई। फिर नेपाल और भूटान, ये भी अपने आप में चाइना और इंडिया के बीच में एक तरीके के बफर जोन का काम करते हैं। इनकी स्थिति दोनों देशों के बीच एक प्राकृतिक दूरी बनाती है। आपको पता है कि नेपाल और भूटान दोनों ही पहाड़ी देश हैं। पहाड़ी देश होने के कारण चाइना और इंडिया का सीधा टकराव यहां पर होता नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट भौगोलिक फायदा है जो सीधे सीधे दोनों कंट्रीज को मिलता है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक बफर जोन की क्या भूमिका होती है। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट बफर जोन्स हो जाते हैं जो अपने आप में महत्व रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए हों और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा हो। आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।